फाइनली गाइस नारुतो का पार्ट 2 आ चुका है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले वो पार्ट पहले देख ले, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी करते हुए इस पार्ट को शुरू करते हैं। चैप्टर 5 स्ट्रेंज न्यू फैमिली मेंबर। नारुतो अब 10 साल का हो चुका था और इसने कई एडवांस जुजुत्सु को भी मास्टर कर लिया था, लेकिन अब तक वो समनिंग जुजुत्सु या अपने जोगिन का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। उस दिन के बाद से जब इसने मिनाटो से बात की थी तो इसे ये बात समझ में आ गई थी कि वो तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, मगर अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो जानता था कि वो अपनी उम्र के दूसरे सभी बच्चों से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इसे एक दोस्त की ख्वाहिश थी। इसकी मुसलसल और सख्त ट्रेनिंग और सबका इसे एक मॉन्स्टर समझना इसे तना कर रहा था। फैमिली के सिवा कोई इसका ख्याल रखने वाला ना था। ये सब चीजें इसे दुखी करने लगी थी। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। वो घर से बाहर निकला तो इसने अपने बाप को एक अनजान लड़की से बात करते हुए देखा। इसके बाल दूध जैसे सफेद थे और आंखें भी प्योर व्हाइट थी। वो बिल्कुल किसी एलिमेंट होका जैसी लग रही थी, मगर फौरन ही नारुतो को एहसास हो गई ये चेहरा उसने पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। वो इस दुनिया की नहीं थी, वो एक एलियन या एक उतास की थी। फिर कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम न्योमी है और ये मोमोकिशी की छोटी बहन है। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए अर्थ पर आई थी और इसके चाकरा का पीछा करते करते वो उजुमा की फैमिली तक पहुंच गई। नारुतो के जरा आने से पहले इसने बोरुतो को देख लिया और इसे पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिसने इसके भाई को हराया था। अचानक न्योमी लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है और वो एक जोरदार पंच सीधा बोरुतो पर मारती है, लेकिन इसके अगले वार करने से पहले इसने किसी अपने की आवाज सुनी। बोरुतो ने मोमोकिशी को अपना जिस्म संभाल ले दिया ताकि वो इससे बात कर सके। न्योमी हैरान रह गई जब उसे पता चला कि मोमोकिशी अब जमीन की साइड हो गया और इंसानियत की मदद कर रहा है। तो उसे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब मोमोकिशी ने इसे ये बात समझाई कि जमीन पर मौजूद ज्यादातर इंसान दरअसल इनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि वो कुगुया की नस्ल से हैं, तो न्योमी के लिए ये बातें कुछ हद तक समझ में आने लगी थी। लेकिन फिर न्योमी के पास एक बुरी खबर थी। उतास की एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। बोरुतो और मोमोकिशी ज्यादा हैरान नहीं हुए क्योंकि वो पहले से इसका अंदाजा लगाए बैठे थे। मोमोकिशी ने अपनी बहन से कहा कि वो वापस जाकर उतास की कबीलों को हुक्म दे के ये हमला रोक दे। मोमोकिशी इनका पिछला लीडर था तो उन्हें इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। न्योमी इसकी बात मान जाती है और फिर वो अपने भाई को जोर से गले लगा लेती है। इस लम्हे नारुतो भी बाहर आ गया था और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। इसका बाप एक अनजान लड़की को गले लगा रहा था जो दुश्मन लग रही थी। क्या वो उतासकी में शामिल हो गया था? क्या वो शारदा को धोखा दे रहा था? इसके ज़हन में ये अजीब से सवाल आने लगते हैं। बोरुतो ने फौरन इसके ख्याल को भांप लिया और कहा कि वो सिर्फ इसकी एक पुरानी स्टूडेंट है जिसे वो बरसों बाद मिला। ये बात कुछ हद तक ठीक भी लग रही थी, मगर नारुतो बेवकूफ नहीं था। इस दौरान न्योमी की नजरें नारुतो पर जा मिलती हैं। वो इसकी आंखों से अपनी आंखें हटा नहीं पाती है। एक तरफ शारिगन और दूसरी तरफ गॉड वाली आंखें। अब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि ये वही लड़का है जिसके पीछे बाकी उतासकी लगे हुए हैं। अब वजह बिल्कुल साफ थी। बोरुतो ने नारुतो से कहा कि वो वापस चला जाए और बाद में वो सब कुछ इसे समझा देगा। जब नारुतो यहाँ से चला जाता तो बात दोबारा अर्थ के फ्यूचर पर लौट आती है। मोमोकिशी ने कहा कि अब वो इंसानों की तरफ है, लेकिन न्योमी ने इसे बताया कि उतासकी इस बार पहले से भी बड़ा हमला करने वाले हैं। वो किसी भी कीमत पर नारुतो को कैद करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। मोमोकिशी ने इसे कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसने न्योमी के जरिए अपना पैगाम भेजा। वो अब भी इनका पिछला लीडर था तो वो इन्हें हुक्म दे सकता था कि वो अर्थ पर हमला करने का प्लान कैंसिल कर दें, लेकिन एक बड़ी मुश्किल इनके सामने आ गई। उतासकी का अब एक नया लीडर बन चुका था। वो एक मिस्टीरियस उतासकी था जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो अर्थ से सख्त नफरत करता है। फिर भी न्योमी ने हिम्मत की और वापस जा पहुंची। इसने उतासकी लीडर की काउंसिल को बताया कि मोमोकिशी जिंदा और इसने हमला रोकने का हुक्म दिया। वो सभी हंसने लगे, कोई भी इसकी बात पर यकीन करने को तैयार ना हुआ। लेकिन फिर इसने अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल किया, अपने भाई का मैसेज इन्हें दिखाया। इस बार ये खबर सीधी मोमोकिशी की जुबान से इन तक पहुंची। उतासकी चौंक गए कि इनका प्रीवियस लीडर अभी तक जिंदा, लेकिन अब इससे इन्हें कोई फर्क ना पड़ा। इन्होंने न्योमी और मोमोकिशी दोनों को गद्दार करार दे दिया। वो न्योमी को मारने ही वाले थे कि इसने खुद को फौरन ही अर्थ पर टेलीपोर्ट कर लिया। वो जख्मी और दर्द की हालत में उजुमा के घर लौट आई और इसने बोरुतो को सब कुछ बता दिया। बोरुतो ने शारदा, नारुतो और सासुके को भी खबर दे दी। सबको अंदाजा हो गया कि वक्त बहुत कम रह गया। इन्होंने फैसला किया कि नारुतो को फौरन एक कंप्लीट निंजा बनाया जाए और अगर हालात बिगड़ जाए तो साथ ही गांव
को खाली भी करवा दिया जाए। मगर अभी बरूटो ने न्योमी से कहा कि वो इनके साथ ही रहे और सरूटो की ट्रेनिंग में मदद करे, लेकिन साथ रहने की शर्त बरूटो ने ये रखी कि वो सरूटो को उतास्की के हमले की बात नहीं बताएगी। न्योमी ने इसकी बात पर हामी भर ली, मगर वो ये राज ज्यादा देर तक ना छुपा सकी। चैप्टर 6 आ न्यू टीम 7। शुरू में सरूटो अपनी न्यू फैमिली मेंबर न्योमी से बहुत ज्यादा नफरत करता था। न्योमी इसे बहुत ज्यादा अजीब लगती थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाप ने आखिर क्या सोचकर इसे अपने घर ले आए। सबसे बुरी बात तो ये थी कि इसे यकीन था कि इसके मॉम डैड जरूर इसे कुछ छुपा रहे हैं। सरूटो को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब इसे पता चला कि इसके डैड ने इसे झूठ बोला था। पहले तो ये कहा कि वो एक दूर इलाके से आई हुई इनकी एक स्टूडेंट है, लेकिन बाद में मान लिया कि वो एक उतास्की है, यानी इनकी दुश्मन। ये सब कुछ सरूटो के लिए तो बर्दाश्त से बाहर था, खास तौर पर जब इसके मॉम डैड ये चाहते थे कि वो इसे अपनी बहन की तरह समझे। सरूटो अकेला लड़का था और न्योमी की मौजूदगी इसमें हसद पैदा कर रही थी। घर में इसका होना तो मुश्किल था ही, लेकिन असली प्रॉब्लम तब बनी जब इसका डैड इसे ट्रेनिंग सेक्शन में भी साथ लाने लगा। इससे बुरा ये था कि जब भी वो आती मोमोकिशी इसके डैड की बॉडी पर काबू पा लेता और आगे की ट्रेनिंग भी संभाल लेता। मोमोकिशी मतलबी, बेसब्र और हर वक्त सरूटो को बुरा भला कहता था, जहाँ सभी लोग यहाँ तक कि इसका बाप भी इसकी तारीफ करता था। ये दोनों अजनबी सिर्फ इसकी कमजोरियां गिनवाते थे और वो इसे बार बार याद दिलवाते कि कितने अरसे से इसने कोई भी नया निजुत्सु नहीं सीखा है। मजीद बुरा तो ये था कि न्योमी इसे आम मैचों में हरा देती थी। इसका ब्याकुगन काफी ज्यादा ताकतवर था और वो बेहद तेज भी थी। वो जेंटल फ्रीज की एक अजीब फॉर्म इस्तेमाल कर सकती थी। वो दोनों निंजुत्सु के मामले में तो बराबर थे, लेकिन ये फॉर्म इसे हमेशा जिता देती थी। एक दिन जब न्योमी इसे बुरी तरह हरा देती है और मोमोगिशी इसका मजाक उड़ाता है, तो सरूटो का सब्र का दामन टूट जाता। वो वहाँ से भाग जाता। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए वो सभी से दूर जाना चाहता था। आखिरकार वो एक जंगल के सुनसान हिस्से में जा बैठता है। इसे अपने बाप पर गुस्सा था कि इन्होंने उतास्की को अपनी जिंदगी में क्यों आने दिया। मगर जैसे जैसे सरूटो इन चीजों के बारे में सोचता है, वैसे उसे सभी बातें समझ आने लगती हैं। इसका गुस्सा ठंडा पड़ गया था और इसने मान लिया था कि वो कुछ हद तक ठीक ही कह रहे थे। कई महीनों से इसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की थी। इसने अपने बाप की तमाम जुजुत्सु को तो सीख लिया था, यहाँ तक इसने ओसुकी रेजिंगन को भी सीख लिया था, लेकिन इसके बाद से वो रुक सा गया था। इसे लगा काश वो अपनी जोगिंग को ज्यादा इस्तेमाल कर पाता। ये कहकर वो इसे एक्टिवेट करने ही वाला होता कि तभी अचानक न्योमी दरख्त से निकलकर इसके सामने आ जाती है। वो करीब आकर इसकी आंखों में घूरने लगती है, बिल्कुल इनकी पहली मुलाकात की तरह। फिर न्योमी सरूटो से वो भी बात कह देती है जिसे सुनकर सरूटो शौक रह जाता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक जिंदा गॉड हो? सरूटो को इसकी बात की कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कह रही है और वो सिर्फ इसे यही बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर न्योमी से उतास्की के हमले के बारे में सरूटो को सब कुछ समझाने लगती है। इसने सरूटो को बताया कि वो इसलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इसके पास शुभ उतास्की की ताकत है। इसने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जिंदगी और मौत पर काबू पाने की ताकत है। तुम दूसरे डिमेंशन तक रसाई हासिल कर सकते हो और चाहो तो तुम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसने इसे उतास्की के बारे में सब कुछ बताया कि वो कैसे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करते हैं और चाकरा के पल हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरूटो उस वक्त सबसे ज्यादा हैरान हुआ जब इसने इसे कहा कि उतास्की एक और हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसका बाप ये जानता था, मगर इसने इसे नहीं बताया था। न्योमी ने इसे ये भी समझाया कि जो कुछ भी बरूटो और मोमोकिशी कर रहे थे वो सब कुछ सरूटो की भलाई के लिए ही था और आखिर में सिर्फ वही अर्थ को बचा सकता है। सरूटो ने इससे एक बात कही कि अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो क्या ये बेहतर ना होगा कि वो अर्थ को छोड़कर यहाँ से चला जाए? इस तरह उन्हें हमला करने की भी कोई वजह नहीं मिलेगी। लेकिन न्योमी ने इसे बताया कि अब ये मुमकिन नहीं है। अर्थ ने पिछली कई तबाहियों में उतास्की को बहुत नुकसान पहुँचाया था, इसलिए वो हर हाल में इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अब सरूटो को सब कुछ मालूम हो गया था। एक तरफ इसे सुकून मिला तो दूसरी तरफ अपने बाप पर भरोसा ना करने और घर से भाग जाने पर अफसोस भी हुआ। फिर वो और न्योमी एक प्लान बनाते हैं। वो वापस जाकर अपने बाप से कहेंगे कि इन्हें निंजा बनने दे, एक सेंसे के साथ ट्रेनिंग करने दे, मिशन पर जाने दे और अपनी पावर्स को बढ़ाने दे। सरूटो को अपनी दुनिया को बचाने के लिए मजीद सीखने की जरूरत थी। जब वो वापस गए तो बरूटो इन्हें देखकर खुश हो जाता कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बात कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने इससे कहा कि वो दोनों कंप्लीट निंजा बनना चाहते हैं तो बरूटो ने इनसे कहा कि ये फैसला तो वो अकेले नहीं कर सकता। वो शारदा के पास गया और इसे सब कुछ बता दिया। फिर दोनों के बीच कुछ देर डिस्कशन होने के बाद दोनों इस बात पर एग्री कर लेते हैं, लेकिन शारदा चूंकि उकागे थी इसलिए इसे अब
اپنے بچوں کے علاوہ سبھی لوگوں کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اگر سروٹو اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو وہ سب کچھ ڈسٹروائے کر سکتا تھا، اس لیے ساردا نے فیصلہ کیا کہ ان کا سینسے کاواکی ہوگا، جو بروٹو کا پرانا دوست اور کراما یوزر تھا، اور اس ٹیم میں ناروٹو کے ایک دوست کلر بی کے پوتے کو بھی شامل کیا گیا جس کا نام ٹوڈو تھا، اور وہ دراصل سروٹو کا رشتہ دار ہی تھا کیونکہ اس کی ماں بھی ایک ہوگا تھی۔ وہ ابھی جونین بنا تھا اور سروٹو کے ساتھ ٹیم بنا کر ان کے گاؤں کے درمیان تعلقات کو اسٹرانگ بنانے کا ایک اچھا طریقہ تھا۔ اگلے دن سروٹو اور نیومی اپنے سینسے اور نئے ساتھی سے ملتے ہیں۔ ٹوڈو نے انہیں ناروٹو اور کلر بی کی کہانی سنائی کہ کیسے وہ ایک ساتھ ٹریننگ کرتے تھے اور کیسے وہ دنیا کے سکسیسفل جنجوکی بن گئے۔ سروٹو اور نیومی نے اسے پسند کیا، لیکن وہ اپنے نئے سینسے کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ کاواکی نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ صرف اس لیے یہاں پر ہے کہ اگر سروٹو اپنے کنٹرول کھو دے تو وہ اپنی کراما طاقت سے اسے سیل کر سکے۔ اس کے بعد پھر وہ سبھی ٹریننگ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں اور کاواکی نے فیصلہ کیا کہ وہ سیکھتوکا کاکاشی کے پرانے بیل پکڑنے والے ٹیسٹ سے ان کی ٹریننگ شروع کرے گا، مگر اسے بعد میں بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ یہ گینین اس کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور نکلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبردست جوجوتسو سے کاواکی کو ہرا کر رکھ دیا۔ ٹیسٹ کے بعد کاواکی نے اناؤنس کیا کہ انہیں اپنا پہلا مشن مل گیا اور وہ ایک بی رنگ مشن ہے۔ ٹیم یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس سے سروٹو کی پروگرس شروع ہونے والی تھی، اور وہ صحیح بھی تھا کیونکہ وہ ایک اور لیجنڈری ننجوتسو انلاک کرنے والا تھا، لیکن اس بار قیمت ذرا جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ چیپٹر 7 آسٹین گلڈ اٹیکس۔ نئی ٹیم 7 نے پھر گاؤں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی پہلے مشن پر روانہ ہو سکیں۔ بہت کم گینین کو ہی شروع میں بی رنگ مشن دیا جاتا ہے، اس لیے وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ اپنی یونیک ٹیلنٹ اور ایکسٹرا آرڈینری ابیلٹیز کی وجہ سے انہیں ایک گروپ کی انویسٹیگیشن کا کام سونپا گیا تھا۔ انہیں جو معلومات ملی اس کے مطابق یہ گروپ اوتاسکی کے ساتھ کوئی پلان بنا رہا تھا۔ ویسے تو یہ ایک جاسوسی مشن تھا، پھر بھی یہ خطرناک تھا۔ اسے بی رنگ مشن اس لیے نام دیا گیا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اس گروپ کے پچھلے افراد کے پاس کرس مارک ہے اور وہ بہت زیادہ ہائی لیول جوجوتسو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب وہ گاؤں سے نکلے تو ان کے سینسے نے انہیں بتایا کہ اس مشن کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک اسکرول جسے انہیں دوسرے گاؤں تک پہنچانا ہوگا۔ انہیں اسکرول کے بارے میں جاننے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسکرول میں کافی خفیہ معلومات تھی، مگر سروٹو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا تعلق اوتاسکی سے ہی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کا دشمن ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب موجود ہے جو ہڈن لیک ولیج سے کچھ میل دور تھا۔ تینوں گینین اپنے سینسے کے ساتھ گھنے جنگلوں سے گزر رہے تھے جو لیک ولیج کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نہ ختم ہونے والا قلعہ ہو۔ کئی درختوں کی شاخوں پر دوڑنے اور چھلانگیں لگانے کے بعد سروٹو کو اندازہ ہوا کہ لوگ آخر کیوں اس گاؤں کو ہڈن لیک ولیج کہتے ہیں۔ شروع میں گینین الرٹ تھے اور کسی کے حملے کی سوچ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد سے وہ بور ہونے لگے۔ یہ وہ بالکل بھی نہیں تھا جس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، بس مسلسل دوڑتے رہنا، نہ کوئی گھات لگانے والا، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی دلچسپ چیز۔ آخر کار اگلے دن سورج نکلنے کے وقت وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مچھلی پکڑنے والا گاؤں تھا، بالکل ہڈن لیک ولیج کی طرح نہیں۔ وہاں کوئی ننجا نہیں تھا، یا کم از کم کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا تھا جو ننجا لگے۔ ان کے سینسے نے ان سے کہا کہ وہ درختوں میں چھپ جائیں اور دیکھیں کوئی عجیب شخص گاؤں میں آ جا تو نہیں رہا۔ سروٹو اس کام سے مزید بور ہونے لگتا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ایک جاسوسی مشن پر جا رہے ہیں اور ٹیم کو یہاں رک کر نگرانی کرنے کے لیے کہا۔ ٹیم بالکل مایوس ہوگی، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، وہ بھی جانا چاہتے تھے۔ آخر تین گینین ایک چھوٹے سے گاؤں کو دیکھنے کے لیے کیوں چاہیے۔ سینسے نے اسکرول سروٹو کو دیا اور کہا کہ اسے حفاظت سے رکھنا، جب میں واپس آؤں گا تو اسے ہم دوسرے ولیج میں لے جائیں گے اور پھر مشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سروٹو ہچکچایا لیکن انکار نہ کر سکا، اس لیے وہ مان گیا، لیکن یہی تو دشمن چاہتے تھے۔ سروٹو اور اس کی ٹیم کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں ان پر خود نظر رکھی جا رہی ہے۔ جیسے ہی ان کا سینسے گیا، حملہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی سروٹو اور اس کی ٹیم کا دھیان ہٹا، اچانک شروکین اور کنائی ان کی طرف آنے لگی۔ فوراً ٹوڈو نے اپنی ونڈ سٹائل جوجوتسو استعمال کیا اور انہیں ڈیفلیکٹ کر دیا۔ سروٹو نے دشمنوں کو فوراً محسوس کر لیا، وہ ان کی مارنے کی نیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ آخر کار اسے وہ موقع مل گیا جس کی اسے خواہش تھی، ایک فائٹ۔ دشمن اس کے سامنے آئے، وہ چاہتے ان کے عجیب کپڑوں پر کچھ انوکھے نشان بنے ہوئے تھے۔ دوبارہ حملے کرنے سے پہلے انہوں نے اسکرول مانگا۔ سروٹو کو صورتحال کی سنگینیت کا اندازہ ہوا، یہ لوگ شاید جونین لیول کے تھے۔ اس کی شاریگن تو تیار تھی لیکن اب اس کی جوگن بھی اویکن ہو گئی۔ نیومی فوراً اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی اور اسے اپنے باپ کی وارننگ بتائی کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سروٹو نے سمجھا اور کہا کہ ٹھیک
ठीक है, इनकी जानों से ज्यादा कोई स्क्रोल इतना कीमती नहीं हो सकता, इसलिए उसने वो स्क्रोल उन्हें दे दिया। लेकिन दुश्मन यहाँ ना रुके, इसके बजाय उन्होंने कहा कि वो न्योमी को करीब से देखना चाहते हैं। शायद उन्होंने सुना हुआ था कि हिडन ली विलेज में एक उतास की लड़की रहती है। डोडो फौरन इनके सामने आ गया और कहा कि पीछे हट जाओ, लेकिन इसकी बहादुरी इसकी मौत बन जाती है, क्योंकि दुश्मन के लीडर ने अचानक सीधे इसके सीने में तलवार घोंप दी। तलवार इसके पीठ से निकल आई और खून से लथपथ हो गई। सरूटो शौक रह गया, लेकिन ये खौफ नहीं था, ये गुनाह था। ये इसका फैसला था कि लड़ाई के बजाय स्क्रोल दे देते हैं, और अब इसके फैसले ने इसकी दोस्त की जान ले ली थी। मायूसी ने इसे घेर लिया था और इसने महसूस किया कि इसकी शारीगन बदल रही है। वो मांग्यूक्यू बन गई। जब न्योमी ने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने दोस्त को ठीक करे, तो सरूटो पर एक अजीब सी सुकूनियत छा जाती है और इसने हमला कर दिया। इसका एक हमला गुस्से में था, लेकिन इसके अंदर का एक डार्क हिस्सा खुश था। इसे अपनी नई ताकत आजमाने का मौका मिला। इसने फौरन ही पहले दुश्मन पर अपना बड़ा सा रेसिंगर मारा और फिर कुनाई से इसे खत्म कर दिया। बाकी सब हैरान रह गए, यहाँ तक कि न्योमी भी। सरूटो ने पहली बार किसी को मारा था। अब जब इसकी तलवार से खून टपक रहा था, इसने अमर तरासू इस्तेमाल किया और दो मजीद दुश्मनों पर ब्लैक फायर से अटैक किया। वो बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक फ्लेम इन्हें जलाकर राख कर देता। अब सिर्फ एक ही बच गया था, वही जिसने डोडो को मारा था। इसने वक्त ज़ाया किए हुए अपना छुपा हुआ कर्स मार्क एक्टिवेट किया। इसका जिस्म काला हो गया, आंखें पीली हो गई और वो एक खौफनाक मॉन्स्टर में बदल गया। इसके हाथ और दांत पंजे और नुकीले दांतों में बदल गए। अब वो इंसान नहीं रहा था। सरूटो ने कर्स मार्क की कहानी सुनी हुई थी, लेकिन इसे अपने आंखों के सामने देख इसे पसीने आने लगते हैं। वो एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाता और सरूटो पर हमला करके इसे पीछे फेंक देता है। वो बहुत ताकतवर था, शायद सरूटो से भी ज्यादा, यहाँ तक कि मंगुकू शारिंगन के साथ भी। फिर भी सरूटो को लड़ना था। न्योमी को इसकी जरूरत थी और इसे अपने साथी का बदला लेना था। इसने अपना चाकरा जमा किया और चदोरी का वार किया। ये पहली बार था कि वो ये टेक्निक किसी असल शख्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। वैसे ये बंदा अब इंसान नहीं रहा था। दोनों हवा में टकराते हैं और सरूटो एक बार फिर दूर जाकर गिरता है। वो नाकाम रह गया। दुश्मन करीब आ गया ताकि इस पर आखिरी वार कर सके। सब खत्म ही होने वाला था, लेकिन एन उस वक्त पर इसकी नजर सरूटो के मंगुकू शारिगन पर पड़ जाती है और सरूटो ने इसे अपने गंजुत्सु में डाल दिया। दुश्मन अब एक वहम में शायद था। अभी सरूटो महफूज था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सरूटो ने ज्यादातर चाकरा खर्च कर दिया था। वो अब रासिंगन भी नहीं बना सकता था और वो ज्यादा देर तक गंजुत्सु भी नहीं पकड़ सकता था। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था जोगिन। इसने गंजुत्सु खत्म किया और अपनी दूसरी आंख को एक्टिवेट किया। वो नीली रोशनी से चमकने लगी। पहले तो दुश्मन खुश हुआ कि वो गंजुत्सु से बाहर आ गया और उसे लगा कि सरूटो का चाकरा खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर इसने देखा कि सरूटो के हाथ में क्या है। ये बिल्कुल नया जुजुत्सु था, बिल्कुल रासिंगन की तरह, लेकिन डिफरेंट था। ये ज्यादा तेजी से घूम रहा था, कई रंगों में बदल रहा था और बड़ा से बड़ा होता जा रहा था। ये इतना बड़ा हो गया कि सरूटो इस पर काबू नहीं रख पा रहा था। घबराहट में इसने इसे दुश्मन की तरफ फेंक दिया। वो फौरन ही इससे खत्म हो गया, लेकिन ये जुजुत्सु यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि बढ़ता ही गया। अब ये सब कुछ तबाह करने वाला था, यहाँ तक कि इसके दोस्त और शायद पूरा जंगल भी। इस दौरान इसकी सेंसर ने जंग की रोशनी देख ली और बहुत बड़े चक्र के असरात महसूस किए जो पूरे जंगल को तबाह करने वाले थे। वो इसके आगे कूद पड़ा और अपने करामत ताकत से इसे अब्सॉर्ब कर लिया। इसने सरूटो को पकड़ लिया। बस जैसे ही सरूटो बेहोश होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो बेहोश हुआ, हकीकत इसके सामने आने लगी। इसने अपने दोस्त को खो दिया था और अब वो एक मर्डरर भी बन गया था। लेकिन ये इसकी फिक्र का सबसे छोटा हिस्सा था, क्योंकि जैसे वो अपने जोगन के साथ बेहोश हुआ, इसे एक ऐसा मंजर दिखने वाला था जो इसकी जिंदगी बदल देगा। वो एक गॉड से मिलने वाला था और इस गॉड का नाम था शुबु उतासकी। चैप्टर 8 सास्के रिवील्स द ट्रूथ। जब सरूटो ने अपनी आंखें खोली तो इसने अपने आप को स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सी के दरमियान पाया। वो अब जमीन पर नहीं था, वो स्पेस में तैर रहा था। वो उलझा हुआ और थका हुआ था। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिर इसे एक आवाज सुनाई देती है जो इससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। सरूटो ने जब पलट कर देखा तो वो अपने सामने क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा प्लैनेट जितना चेहरा है। इसका रंग काला था और इस पर सफेद लाइनें बनी हुई थी। ये इंसान तो हरगिज नहीं था, फिर भी इसमें कुछ ऐसा था जो सरूटो को जाना पहचाना सा लगा, और वो थी इसकी आंखें। इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सरूटो की जोगिन वाली आंख। इसने सरूटो को अपने बारे में बताया कि मैं हूँ शुबु उतासकी,
اس نے اسے بتایا کہ سروٹو کا اس کی طاقت کے ساتھ پیدا ہونا دراصل اس کا ایک پلان تھا۔ اس نے کہا کہ سروٹو کا جوگن دراصل اس کی تیسری آنکھ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سروٹو اس کا استعمال ایک خاص مقصد کے لیے کرے۔ وہ خاص مقصد یہ تھا کہ لالچی طاقت کے پجاریوں کو ختم کیا جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، سروٹو کے دماغ میں اوتاسکی قبیلے کے ممبرز کی تصویریں بننے لگتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو تو وہ پہچان گیا تھا، وہی جس نے حملے کو لیڈ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سروٹو ان سبھی کو سمجھ پاتا، اس کی آنکھیں دھندلی ہونے لگتی ہیں اور وہ جاگ اٹھتا ہے۔ اب وہ دور سپیس میں نہیں تیر رہا تھا بلکہ ایک ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے اوپر اس کی خالہ ہیماواری کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے سروٹو کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے، اپنے دوست کا چہرہ، دشمن کو مارنا اور پھر سب کو تقریباً ڈسٹروائے کر دینا۔ سروٹو شرمندگی کے مارے ٹوٹ گیا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس پر یہ حقیقت بجلی بن کر گری کہ لوگ صحیح کہتے تھے کہ وہ ایک مونسٹر ہی ہے۔ اسی وقت ساسکے وہاں آ جاتا ہے۔ اس نے سروٹو کی حالت دیکھی اور جان گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اب اسے سروٹو کو کچھ اہم باتیں بتانی تھی۔ وہ سروٹو کو ہاسپٹل سے باہر جنگل میں لے گیا۔ اب وقت تھا کہ اسے اپنے عظیم انکل کے بارے میں سچ بتایا جائے۔ ساسکے نے اپنا شارنگن استعمال کیا اور سروٹو کو اپنا پاسٹ دکھایا۔ اس نے ساسکے اور اتاچی کو بچپن میں ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا۔ دن روشن تھا، سب خوش اور مسکرا رہے تھے، لیکن پھر سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے ساسکے کے موم ڈیڈ کو زمین پر مردہ پڑے دیکھا اور ان کے اوپر کھڑا تھا اتاچی۔ ساسکے نے پھر سروٹو کو وہ لمحہ دکھایا جب اتاچی نے گاؤں پر حملہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ طاقتور بنو اور ایک دن آ کر مجھ سے فائٹ کرو۔ اس کے بعد سروٹو نے دیکھا کہ ساسکے کی ناروٹو کے ساتھ لڑائی کیسے ہوئی، پھر گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ اور پھر اوروچیمارو کے ساتھ گزرا ہوا وقت۔ اس نے دیکھا کہ ساسکے کس قدر طاقتور ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کتنے غصے والا اور نفرت سے بھرا بھی۔ پھر سب بدل گیا جب ساسکے نے آخرکار اتاچی کو ڈھونڈ نکالا اور ان کی آخری لڑائی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ساسکے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، لیکن پھر اصل حقیقت سامنے آئی۔ یہ سب کچھ اتاچی نے اپنے بھائی اور گاؤں کی خاطر کیا تھا۔ آخر میں اتاچی ایک ہیرو نکلا۔ سروٹو یہ سن کر حیران رہ گیا، اس کی مایوسی چلی گئی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ ایک شنوبی ہونا کیا ہوتا ہے، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا، کبھی کبھار سخت اور خطرناک فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک ویلیوبل لیسن تھا سروٹو کے لیے۔ وہیں دوسری طرف ہوکاگے اور کاواکی اس واقعے پر غور کر رہے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ حملہ ور کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیا چاہتے تھے، لیکن سروٹو کے تباہ کن حملے کے بعد ان میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے ایک ہاتھ اور ایک قرض مار کے جو کاواکی نے کھینچ لیا تھا۔ ان کے پاس سراغ بہت کم تھے، اس لیے ساردا نے کاواکی کو حکم دیا کہ وہ اس گلڈ کی مزید انویسٹیگیشن جاری رکھے۔ اس کا مشن یہ تھا کہ وہ جلدی سے جلدی کچھ معلومات کو حاصل کرے۔ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا اور گاؤں کو تیار بھی کرنا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ انہیں دشمن کے بارے میں تقریباً کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ لیکن اب ساسکے کی باتوں کو سن کر سروٹو نے ایک پلان بنایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پلان اسے اپنی موت کے قریب لے جائے گا۔ چیپٹر 9 سیج مور ٹریننگ۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا جب سروٹو کی ملاقات نیومی سے ہوئی۔ ویسے تو اس واقعے کو صرف چند ہی دن گزرے تھے، مگر اب سروٹو پہلے سے کافی زیادہ بدل چکا تھا۔ اس کی باڈی پہلے سے زیادہ اسٹرانگ اور بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ نیومی نے سروٹو کو بتایا کہ خوش قسمتی سے ڈوڈو زندہ بچ گیا ہے، حالانکہ ابھی بھی اس کی حالت کافی زیادہ نازک ہے۔ یہ سن کر سروٹو کو کوئی سکون ملتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن ابھی بھی اس کے پیچھے ہیں۔ اسے لگا کہ وہ آرام تو نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے اس نے بھی آرام نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے سروٹو نے اپنا ایگو ایک طرف رکھ کر نیومی سے ریکویسٹ کی کہ وہ اسے ٹریننگ کروائے اور تاسکی قبیلے اور ان کی طاقتوں کے بارے میں سب کچھ اسے بتائے تاکہ وہ بھی ان کے لیول تک پہنچ سکے۔ نیومی نے اس کی بات مان لی اور یوں ان کی ٹریننگ کا ایک نیا فیز شروع ہوا۔ وہ دوبارہ ٹریننگ گراؤنڈ میں پہنچے اور اس بار بروٹو نے سروٹو کی تیاری کی ذمہ داری سنبھالی۔ اب اسے ایسے لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کرنی تھی جنہوں نے اتاسکی کا سامنا پہلے کیا ہوا تھا۔ بروٹو اور نیومی نے مل کر اسے سب کچھ سکھانا شروع کیا جو وہ جانتے تھے۔ نئی لگن کے ساتھ سروٹو کی طاقت اور بھی بڑھنے لگی، لیکن ایک دن بروٹو نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سروٹو کو اپنا سگنیچر جوجوتسو سکھائے، اور وہ جوجوتسو تھا سمننگ جوجوتسو۔ پہلے یہ اتنا زیادہ ضروری نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کے یونیک چاکرا کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ واقعی کوئی انتہائی طاقتور کریچر کو سمن کر لے، شاید ایسے بیسٹ کو جو اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ تاسکی کے مقابلے کھڑا ہو سکے۔
लेकिन जितनी भी सरूटो ने कोशिश की वो कामयाब ना हो सका। ज्यादा से ज्यादा जो वो समन करता वो एक नन्हा सा परों वाला सांप था। कई दिन की कोशिश के बाद भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब बोरुतो ने नारुतो की मदद ली। नारुतो ने फौरन ही प्रॉब्लम समझ ली। इसने कहा कि क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग है और कोई असल खतरा नहीं है तो नारुतो अभी फुल रिलैक्स है। नारुतो ने कहा कि वो इसका इलाज जानता है। किसी के कुछ कहने से पहले इसने नारुतो को पकड़ा और करीबी गहरे खाई में फेंक दिया। वही खाई जिसमें मास्टर जिराया ने कई साल पहले नारुतो को फेंका था। नारुतो जैसे ही अंधेरे में गिरा एक खौफ की लहर इस पर छा गई। अगर इसने फौरन कुछ ना किया तो वो मारा जाएगा। इसने अपना चक्रा जमा किया तो इसके जोगिन वाली आंख भी खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई। मगर इसके पास ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं था। इसने दोबारा समनिंग जुजुत्सु करने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गया। एक जबरदस्त रोशनी चारों तरफ फैल गई और मीलों दूर तक सब कुछ रोशन हो गया। कुछ बहुत खतरनाक सामने आने वाला था और वो सही सोच रहे थे। एक बीस्ट मॉन्स्टर आसमान की तरफ से निकला। इसका सर बड़ा था जिस पर तेजदार सींग थे, लंबी मुड़ी गर्दन और इसका बड़ा जिस्म शाइनिंग स्केल से ढका हुआ था। ये एक ड्रैगन था। किसी को मालूम भी नहीं था कि ये क्रीचर जिंदा है और वो यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि आखिर किस तरह नारुतो ने इसे समन कर लिया था। इसके डैड और दादा तो सिर्फ इसे हैरानी से देख रहे थे। नारुतो खुद भी अपने नए साथी को देखकर दंग रह गया था। लेकिन हैरत उस वक्त बढ़ गई जब ड्रैगन ने बात करनी शुरू की। इसने इससे कहा कि अगर तुम वाकई ताकतवर बनना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। नारुतो के कुछ कहने से पहले वो दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। नारुतो को अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। ये जगह अजीब थी लेकिन इसे अपने जोगिन की वजह से लग रहा था कि वो अर्थ पर ही है। मगर जब इसने आसमान की तरफ देखा तो उसे यकीन न रहा। पहाड़ों से गिरे हुए जमीन के ऊपर पर्पल रंग का आसमान था। वहाँ एक और अजीब शख्सियत खड़ी हुई थी जो इंसान तो नहीं लग रही थी। इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस ड्रैगन सेज के तौर पर करवाया और नारुतो से कहा कि वो सोरिंग जुजुत्सु यानी सेज मोड में जाने की इसे ट्रेनिंग देगा। नारुतो पहले तो थोड़ा सा शौक में पड़ गया। इसने सेज मोड के बारे में सुना हुआ था मगर वो इसे ज्यादा ताकतवर नहीं समझता था। लेकिन फिर जब ड्रैगन सेज ने अपने हाथों से एक बड़े पत्थर को उठा लिया तो नारुतो चूंकि चक्रा देख सकता था। इसने महसूस किया कि ये हरकत किसी भी निंजुत्सु का इस्तेमाल किए बगैर थी। ये कुछ और ही था। यूं नारुतो ने इस नए और अनोखे सफर का इरादा किया। लेकिन शुरू करने से पहले इसके नए टीचर ने इसे एक खतरनाक वार्निंग दी। इसने कहा कि पास में बहुत से लोग सेज मोड सीखने की कोशिश में नाकाम हुए हैं और पत्थर की मूर्ति बन गए। ये एक जानलेवा रिस्क था मगर नारुतो इससे घबराया नहीं। शुरू में इसे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई और कई दिन गुजर गए मगर कोई खास कामयाबी ना मिली। वो परेशान होने लगा कि कहीं वो भी पत्थर में ना बदल जाए। साथ ही उसे अपने पेरेंट्स और गाँव की फिक्र सताने लगी। उनमें से किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है। शायद वो समझ रहे होंगे कि उतास्की ने इसे किडनैप कर लिया होगा। जब वो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड और फ्यूचर के बारे में गहरे ख्याल में डूबा हुआ था तो तब ड्रैगन सेज इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसने नारुतो से कहा कि इसकी नाकामी की वजह इसका बेकाबू दिमाग है। इस जुजुत्सु में महारत हासिल करने के लिए दिमाग को मुकम्मल रिलैक्स में लाना पड़ता है। ये सुनने में आसान तो लग रहा था मगर ये काफी ज्यादा मुश्किल था और नारुतो अपने ख्यालों का भाव रोक नहीं पा रहा था। वो ताकतवर बनने की ट्रेनिंग में इतना मसरूफ हो गया कि वो अपने डर और फ्यूचर की फिक्र का सामना ही ना कर सका। मगर फिर नारुतो ने फैसला किया कि ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल इसे सेज जुजुत्सु में महारत हासिल करनी थी। इसने अपनी सांसों को आहिस्ता किया और इसके साथ ही इसका दिमाग भी रिलैक्स होने लगा। इसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बदन से आजाद हो गया हो और वक्त और जगह का एहसास भी खत्म हो गया हो। ये एक अजीब मगर अच्छा तजुर्बा था। जिस तरह निंजुत्सु इस्तेमाल करते वक्त जो जबरदस्त पावर का एहसास होता था ये इससे बिल्कुल डिफरेंट था। फिर इसे एहसास हुआ कि वो कामयाब हो गया। इसने सेज मोड एक्टिवेट कर लिया था। इसने आंखें खोली तो इसकी शारिंगन नीली हो चुकी थी। ये एक सेज की आंखें थी। इसने एक बड़े पत्थर को बगैर किसी चक्रा के आसानी से उठा लिया था। नारुतो ने टेस्ट पास कर लिया था और अब वो अपनी ड्रैगन सेज की ट्रेनिंग शुरू कर सकता था। मगर अभी भी इसे इस नए फन में सीखने को बहुत कुछ बाकी था। लेकिन अभी वक्त बहुत कम था। इसे वापस भी जाना था। नारुतो को उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि वो जल्दी अपने अगले चैलेंज चूनिंग एग्जाम के सफर पर रवाना होने वाला है। चैप्टर 10 चूनिंग एग्जाम। बोरुतो और सारदा के लिए पिछले हफ्ता एक डरावना कहा था। उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने के लिए दुनिया भर में दर्जनों शिनोबिस भेजे थे। बोरुतो को लगा कि शायद नारुतो ने रिवर्स समन किया होगा इसलिए शायद वो उस दुनिया चला गया होगा जहाँ ड्रैगन है। लेकिन जोगिन और उतास्की के मामले की वजह से वो ये बात यकीन से नहीं कह सकता था। इसलिए जब एक दिन नारुतो आराम से घर के दरवाजे से अंदर आया तो वो खुश भी हुए, हैरान भी हुए और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुए। नारुतो ने तसल्ली दी और अपना नया सेज मोड दिखाया। लेकिन
लेकिन इससे वो कुछ खास इम्प्रेस ना हुए, खास करके इसकी मॉम। बाद में सरूटो नियोमी के साथ बैठकर इसे अपनी तमाम स्टोरी सुनाता है और फिर इसे कहता है कि अब वो निंजुत्सु की ट्रेनिंग करने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि इसने सेज मोड इतनी तेजी से सीख लिया था। इसे यकीन था कि अब सासुके इससे इम्प्रेस होकर आखिरकार इसे अमरतरासु को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जरूर सिखाएगा। उसी वक्त नियोमी ने एक बड़ा सा कागज निकाला जो बहुत ज्यादा अहम लग रहा था। ये कागज चूनिंग एग्जाम का इन्विटेशन था। सरूटो हैरान रह गया, क्योंकि इसे लगा चूनिंग एग्जाम के लिए तो 3 लोगों की टीम होना लाजमी है, जबकि उनका एक साथी तो उस एक्सीडेंट के बाद से निंजा बनने का ख्याल छोड़ चुका था। मगर विलेज ने फैसला किया कि उन्हें 2 लोगों की टीम के साथ हिस्सा लेने दिया जाएगा, क्योंकि वो आम जानिन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन एक और भी शर्त थी, उन्हें किसी भी एडवांस जुजुत्सु के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। नियोमी अपनी उतास की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और सरूटो के लिए मांग्योकु शारिगन और जोगिन दोनों पर पाबंदी थी। ये ठीक भी था, क्योंकि इन पाबंदियों के साथ ये एग्जाम असल चैलेंज बन सकता था। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठे और एग्जाम की लोकेशन की तरफ जाने लगे, मगर रास्ते में ही एक अनजान शिनोबी ने इनका रास्ता रोक लिया। वो काले बाल और डरावनी आंखों वाला लड़का था। सरूटो ने फौरन इसके हेडबैंड को देखा। वो इडनली विलेज से नहीं था, बल्कि सैंड विलेज से था। ये बाहर का शिनोबी सरूटो के करीब आया और एक ऐसा जुजुत्सु इस्तेमाल किया जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसने सुनहरी सैंड उठाई और एक बाजू की शक्ल बनाकर इसने सरूटो को दीवार के साथ दबा दिया। ये लड़का मशहूर 5वें कागे काजिब गारा का पोता था। इसने सरूटो से कहा कि वो इससे लड़ने के लिए एक्साइटेड है। फिर वो वहाँ से चला जाता, मगर सरूटो ने इसके खौफनाक इरादे को फील कर लिया था। ये वाकई खतरनाक था। इनकी बातों के दौरान सरूटो की जोगने वाली आंख भी खुद ब खुद एक्टिवेट हो गई थी, जिस पर नियोमी परेशान हो गई। इसने इसे याद दिलाया कि ये आंख इस्तेमाल करने से तुम्हें मना किया गया, मगर सरूटो ने कहा कि फिक्र मत करो, अब वो इसे काबू में रखेगा। इसके बाद दोनों ने एग्जाम में शानदार कारकिर्दी दिखाई। इन्होंने राइटिंग एग्जाम में अपना डोजुत्सु इस्तेमाल करके नकल की और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में आसानी से स्क्रॉल हासिल कर लिए। सरूटो को लगा कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फिर टूर्नामेंट की स्टेज आई। इसका पहला मुकाबला एक क्लाउड निंजा से था, जिसे उसने आसानी से हरा दिया। इसने अपने शारिगन की तेजी से इसके हमले को डॉज किया और फिर एक एडवांस सिंगल से इसे दीवार पर दे मारा। आखिर में सरूटो ने एक चतुरी से मैच खत्म कर दिया। काजे कागे और बाकी कागे ये सब देख रहे थे। राय कागे ने इस जीत को मैच लक करार दिया, लेकिन शारदा मुस्कुराई। वो जानती थी कि ये लक नहीं है, बल्कि असली टैलेंट है। किनारे पर इनका पुराना टीममेट बैठा हुआ था और वो इन्हें चेयर कर रहा था। इसे देखकर सरूटो की जीत की ख्वाहिश और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नियोमी ने भी अपने मैच जीत लिया था और गारा के पोते ने भी आसानी से अपना मैच जीत लिया था, लेकिन चूंकि सिर्फ ये तीनों ही फाइनल में पहुंचे थे, इसलिए कोई फेयर मैच मुमकिन नहीं था। शारदा ने इन्हें एडवाइस दी कि टूर्नामेंट यहीं पर खत्म कर देते हैं और तीनों को ही जुनिन बना देते हैं, मगर इस पर कागे काजे ने इनकार किया। इसकी बजाय इसने ना यकीन करने वाली एडवाइस दी। शारदा और बाकी कागे हैरान रह गए जब इसने कहा कि इसका बेटा अकेले सरूटो और नियोमी दोनों से फाइट करेगा। शारदा ने कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार शारदा इनकी बात मान जाती है। सरूटो और नियोमी भी हैरान रह गए, लेकिन उन्हें कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। सरूटो के तमाम सेंसे इसे खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। इसे लग रहा था कि ये कोई आसान जीत नहीं होने वाली है। मुकाबला शुरू हुआ तो नियोमी फौरन हवा में उछली और अपने पेपर बॉम्ब वाले कुनाई दुश्मन पर बरसा दिए, मगर इसकी सुनहरी सैंड की ढाल ने इन्हें आसानी से ब्लॉक कर लिया। इधर के नियोमी और सरूटो बात कर रहे थे कि शायद लाइटिंग अटैक से इसे हराया जाए, क्योंकि वो इस जुजुत्सु के खिलाफ कमजोर था। मगर जब धुआं हटता तो इसने इन पर जवाबी हमला किया और 2 बड़े रेत के हाथ इन पर फेंके। सरूटो ने बचने के लिए छलांग लगाई, मगर वो हाथ इसके पीछे आ गए और वो हाथ इसे जमीन पर जोर से दे मारते हैं। वो जमीन से टकराकर कुछ देर के लिए लड़ाई से बाहर हो गया। इसका मतलब यह था कि अब सैंड का शिनोबी इसे खत्म कर सकता था। फिर इसके पीछे वो 2 परों को निकाल कर हवा में उड़ने लगता और फिर वो सरूटो पर अपने रेत के चाकू बरसाने लगता। सरूटो बेबस पड़ा सिर्फ देख रहा था कि जानलेवा चाकू इसके करीब आ रहे थे। इतनी मेहनत के बाद वो इतनी आसानी से कैसे हार सकता था, मगर जैसे चाकू इस तक पहुंचने वाले थे तभी नियोमी इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो अपने जिस्म से इन्हें रोक देती है। सरूटो ने देखा कि किस तरह रेत के नुकीले हथियार इसके जिस्म पर छेद कर रहे थे। नियोमी अब लड़ाई से बाहर हो चुकी थी। ये देखकर सरूटो गुस्से से भर जाता है। वो फौरन उठकर अपनी चदोरी तैयार करने लगता है। इसने इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा चक्रा भरा, यहाँ तक कि वो पर्पल रंग का हो गया। उधर दुश्मन ने एक बड़े रेत की कुनाई बनाई और इससे सरूटो पर हमला कर दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और इनका जुजुत्सु आपस में टकरा गया। सरूटो ने महसूस किया कि इसकी ताकत काफी नहीं है जब तक कि वो जोगिन इस्तेमाल ना करे। वो करीब था कि वो इसे इस्तेमाल करे, मगर फौरन इसे सोच आई कि अगर वो ऐसा
ऐसा करेगा तो इसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और वो मैच से भी बाहर हो जाएगा। उसी लम्हे इसने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। अचानक सरूटो ने कुनाई को अपने मुक्के से तोड़ दिया और मैच भी जीत लिया। दुश्मन को दीवार से टकराकर बेहोश कर दिया। जब सरूटो जमीन पर उतरा तो सबने देखा कि ये सेज मोड था। कुछ ही देर बाद सरूटो को जोगिन का ओहदा मिल गया, मगर इसके सफर का अगला चैप्टर इसे एक ऐसे हैरत अंगेज मोड की तरफ ले जाएगा जिसमें एक और नया जुजुत्सु शामिल था, वही जुजुत्सु जो फोर्थ होकागे ने क्रिएट किया था। चैप्टर 11 आ न्यू जुजुत्सु। अब चुनी निजाम के बाद के दिनों में सरूटो बेहद खुश था, लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए ना रही। इसका जो जल्दी उदासी में बदल गया जब इसे एहसास हुआ कि अब इसके लिए करने को ज्यादा कुछ भी बाकी नहीं था। वो ट्रेनिंग से उकता चुका था और चूंकि दुनिया इस वक्त ज्यादातर पीसफुल थी, इसलिए इसे कोई मिशन भी नहीं मिला। एक निंजा के लिए ये इंतहाई बोरिंग वक्त था। यूं एक दिन बोरियत के मारे सरूटो घर में पुरानी चीजों को देखना शुरू करता। ज्यादातर चीजें फजूल थी, जैसे पुराने खिलौने, गंदे कपड़े और कुछ ऐसी अनोखी चीजें जो इसके डैड ने बरसों पहले जमा की थी। मगर फिर इसे कुछ दिलचस्प चीज मिली, एक डब्बा। ये डब्बा वैसे तो आम सा ही था, मगर इस पर लिखा हुआ नाम इसकी अटेंशन खींच लेता। ये नाम था मिनाटो नामी काजे, इसके परदादा का। इसने आहिस्ता से ढक्कन खोला तो अंदर खास तरह के 3 नुकीले कुनाई पड़े थे। ये इसके परदादा का पसंदीदा हथियार था। सरूटो को फौरन ही अपनी मिनाटो के साथ होने वाली बातचीत और नारुतो की सुनाई गई कहानियां याद आईं, खास तौर पर वो किस्सा जब मिनाटो सबसे तेज रफ्तार शिनोबी था। ये एक ऐसा टाइटल था जो सरूटो ने अभी तक नहीं हासिल किया था और ये सोचना इसके लिए बहुत पुरकशिश था। इसने ये भी महसूस किया कि कुनाई पर एक सील लगा हुआ। ये यकीन फ्लाइंग राइजिंग का राज था। सरूटो खुद को रोक ना सका और इसने एक नया खुफिया मिशन शुरू करने का फैसला किया। सरूटो का मकसद मिनाटो का स्क्रोल चुराने और इसके जुजुत्सु के राज सीखने का था। स्क्रोल गांव के एक महफूज हिस्से में रखा हुआ था, लेकिन सरूटो को यकीन था कि वो वहां अंदर जा सकता है और वाकई वो आसानी से अंदर घुस गया। स्क्रोल चुरा लेने के बाद वो छुपते छुपाते जंगल में अपने पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा ताकि वो वहां पर प्रैक्टिस शुरू कर सके। इधर गांव में चोरी का पता चल चुका था और किसी ने सरूटो को यहाँ पर आसपास भटकते भी देख लिया था। वो फौरन ही कावाकी को ये बात बताने के लिए दौड़ा कि इसके किसी स्टूडेंट ने स्क्रोल चुरा लिया। कावाकी हैरान और गुस्सा तो हुआ, लेकिन इसे फौरन ही अंदाजा हो गया कि ये कौन कर सकता है। इसका टीचर जल्दी सरूटो तक पहुंच गया। सरूटो को स्क्रोल के साथ अभी मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा था। कावाकी के पहुंचते इसने सख्ती से सरूटो को स्क्रोल वापस करने का ऑर्डर दिया, मगर सरूटो ने इनकार कर दिया। इसने अभी तक वो सब कुछ नहीं सीखा था जो वो सीखना चाहता था। सरूटो वहाँ से दौड़ा और इसका टीचर इसका पीछा करने लगा, लेकिन ये 1 घंटा काफी था सरूटो के लिए स्क्रोल की बुनियादी बातों को सीख लेने के लिए, और अब वो फ्लाइंग राइजिंग के जरिए छोटे फासलों पर टेलीपोर्ट कर सकता था। इसका मतलब ये था कि कावाकी के पास अब इसे पकड़ने का कोई भी मौका नहीं था। वो धुएं की तरह गायब हो गया और कावाकी दरख्तों के बीच इसे ढूंढता रह गया। अचानक अंधेरे में एक कुनाई इसकी तरफ आई और इससे पहले कि कावाकी कुछ कर पाता, सरूटो इसके पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था। ये कुनाई इसके परदादा की थी, लेकिन अब वो इसे अपने टीचर के गर्दन पर रख के खड़ा था। सरूटो ने इसे वार्निंग दी कि वो इसे अकेला छोड़ दे ताकि वो इस तकनीक को मास्टर कर सके, और ये कहकर वो फिर से दोबारा गायब हो गया। इस बार सरूटो ने ट्रेनिंग करने के लिए एक नई जगह तलाश की, लेकिन जब इसने मिनाटो का डब्बा और स्क्रोल जमीन पर रखा तो इसने कुछ अजीब नोटिस किया। डब्बे के नीचे एक खुफिया जगह थी। जब इसने इसे खोला तो इसे इसके अंदर एक अजीब बुमरैंग की शक्ल का कुनाई मिला। इसने पहले कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था। सरूटो ने इसके साथ प्रैक्टिस की और वो तेजी से फ्लाइंग राइजिंग में माहिर हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपनी प्रैक्टिस में इतना मगन हो गया कि इसे सूरज निकलने का एहसास तक ना हुआ। इसका मतलब यह था कि इसे मिनाटो का जुजुत्सु सीखने में सिर्फ 1 रात लगी। वो मुस्कुराया और इसने फैसला किया कि अब वो इसे अपने बाप को दिखाएगा। इसे पता था कि इसका डैड इससे नाराज होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी नई टेक्निक बरूटो से नहीं छुपाना चाहता था। जब सरूटो ने बरूटो को ढूंढा तो वो भी ट्रेनिंग कर रहा था, और हैरानी की बात तो ये थी कि इसे जरा भर भी सरूटो पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो चोरी के बारे में खबर भी नहीं मिली थी। ये सरूटो का लकी डे था, न सिर्फ इसलिए कि इसके डैड को इसकी चोरी की बात नहीं पता थी, बल्कि इसलिए भी कि इसका डैड जोगिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। बरूटो भी खुश मूड में था, तो इसलिए इसने सरूटो को जोगिन के चंद नए टैक्टिक्स दिखाने का फैसला किया। इसने इसे सिखाया कि किस तरह वो इसे शारिंगन जुजुत्सु बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बरूटो सरूटो के नए हथियार और फ्लाइंग राइजिंग सीखने की रफ्तार से खुश हुआ, मगर फिर इसे अचानक एहसास हुआ कि इसका बेटा इसे पीछे छोड़ने के करीब है। अपने नए जुजुत्सु के साथ, जिनमें से कहीं खुद बरूटो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, शायद वो पहले इससे आगे निकल चुका था। ये सोचकर बरूटो ने ट्रेनिंग सेक्शन यहीं पर खत्म कर दिया और घर की
तरफ जाने लगा। इसे सरूटो की बढ़ती ताकत और इसके फ्यूचर पर बात करने के लिए एक नई मीटिंग बुलाने की जरूरत थी और ये सोचकर वो वहाँ से चले जाता है। मगर सरूटो ने तो अभी शुरुआत की थी, इसलिए अभी भी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहता था। वैसे भी इसके बाप ने इसे जोगिन के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी, वो ये मौका जाया नहीं करना चाहता था। कुछ घंटों के बाद इसने मजीद मुश्किल काम करने का फैसला किया। जोगिन से भरा चाकरा इस हथियार को एक सुप्रीम वेपन में बदल देता है। वो जंगल की तरफ घूमता हुआ काबू से बाहर निकल गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ये धमाका एक एटमी बॉम्ब जैसा था जिसने पूरे जंगल और इसके आसपास के इलाकों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये धमाका मीलों दूर तक सुनाई दिया, मगर खुशकिस्मती से ये एक सुनसान जंगल था, इसलिए गालबन कोई जख्मी नहीं हुआ। सूरज दोबारा डूबने लगा था तो सरूटो ने फैसला किया कि अब घर वापस जाना चाहिए और अपनी मॉम के गुस्से का सामना करना चाहिए। मगर जब वो घर पहुंचा तो इसके सामने जो मंजर था वो इसके अंदाजे से कहीं ज्यादा खौफनाक था। चैप्टर 12 न्योमी किडनैप। जब सरूटो घर वापस जा रहा होता तभी न्योमी भी घर वापस लौट रही होती है। वो सारा दिन सरूटो को ढूंढ रही थी लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिला। जब वो थक कर गाँव पहुंची तो रात हो चुकी थी और इस वक्त वहाँ की गलियां भी सुनसान पड़ी थी। इसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर इसने ये सोचकर इसे इग्नोर कर दिया कि ये जरूर सुबह के धमाके की आवाज की तरह ही एक आवाज होगी। इसे लगा कि शायद सरूटो फिर से एक नया जुजुत्सु की ट्रेनिंग कर रहा होगा, मगर वो ये हरगिज नहीं सोच रही थी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। अचानक चाकरा से भरी रस्सियों ने इसके हाथ और गर्दन को जकड़ लिया। वो किडनैप हो रही थी। इसने इसे काटने की कोशिश की मगर ये रस्सियां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसने इर्द गिर्द देखा तो इसने एक अटैकर को देख लिया। इसने बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी और इसका चेहरा ज्यादातर छुपा हुआ था। फिर वो इसे उठाकर ले जाता है। जब सरूटो आखिरकार घर पहुंचा तो इसने अपने पेरेंट्स को परेशान देखा। किसी ने भी न्योमी को अभी तक नहीं देखा था। वैसे वो हमेशा जल्दी घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो अभी तक वापस नहीं आई थी। ये बहुत अजीब बात थी, इसलिए इन्होंने सरूटो को उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। दिल ना चाहने के बावजूद भी वो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो अपने घर के करीब गलियों में भटकता रहा और सोचता रहा कि ये सब बेकार है, न्योमी ठीक ही होगी। लेकिन फिर इसने जमीन पर इसके कपड़ों का एक फटा हुआ टुकड़ा देखा। इसे इसका मतलब तो नहीं मालूम था, लेकिन इसके दिल को एक बुरा सा एहसास हुआ। सरूटो ने फौरन ही अपना जोगिन एक्टिवेट किया ताकि वो ज्यादा साफ दे सके। इसने छोटे चाकरा के निशान नोटिस किए और इनका पीछा करने का फैसला किया। साथ ही इसने एक शैडो क्लोन बनाया और इसे कहा कि वो फौरन मदद के लिए किसी को बुलाए। इसे यकीन था कि गांव पर हमला हुआ है। पूरे चांद की रोशनी में वो पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ न्योमी को बहुत सारे नकाबपोश कहीं बांध कर लेकर जा रहे थे। न्योमी को कुछ भी पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं और इसे कहां पर लेकर जा रहे हैं। वैसे भी वो बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने स्पाइक्स बुला सकती थी जो इसकी एक खास ताकत थी। इसने रास्ते में इन स्पाइक्स को छोड़ा ताकि सरूटो इन्हें देखकर इसे ढूंढ सके। सरूटो को इन स्पाइक्स को देखकर सुकून मिलता है कि कम से कम न्योमी जिंदा तो है और वो इसके करीब ही है। सरूटो ठीक सोच रहा था। जल्दी सरूटो ने इन्हें देख लिया। वो फौरन इन पर झपटे, लेकिन वो कहीं पर गायब हो गए। फिर अचानक वो दोबारा सामने आया और इस बार सरूटो ने न्योमी को भी देखा, लेकिन जैसे वो इसकी तरफ बढ़ा वो फिर से गायब हो गई। सरूटो ने फील किया कि वो इसके साथ खेल खेल रहे हैं। अभी वो कोई प्लान सोच ही रहा था कि एक अकेला दुश्मन इसके सामने आया और इसने सरूटो को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। सरूटो ने फौरन ही इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दुश्मन ने अपनी चादर हटाई। इसके ऑरेंज रंग के बाल थे और आंखों पर एक अजीब सा काला पट्टा बंधा हुआ था। सरूटो ने अपनी जोगिन से इसके खून जैसे लाल चाकरा को देखा। ये ताकतवर था, लेकिन सरूटो जानता था कि वो अपनी जोगिन की वजह से ज्यादा ताकतवर है। दुश्मन ने अपने फायर स्टाइल जुजुत्सु से सरूटो पर हमला किया और सरूटो ने भी अपनी लाइटिंग स्टाइल से इस पर जवाबी हमला किया। कुछ देर तक दोनों लड़ाई में बराबर रहे, लेकिन फिर सरूटो ने अपने जबरदस्त चाकरा का इस्तेमाल किया और जल्दी उसने दुश्मन को हरा दिया। एक दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सरूटो ने न्योमी की खोज जारी रखी, मगर रास्ते में जाल बिछे हुए थे। इसका पाँव एक तार में फंसा और फिर एक जबरदस्त धमाका हो गया जिसने इसे अपनी चपेट में ले लिया। वो मुश्किल से धमाके से बचा ही था कि तभी एक और दुश्मन इसके सामने आ गया। वो जैसे किसी पोर्टल से बाहर निकला हो। ये दुश्मन वैसे तो आम सा ही लग रहा था, लेकिन जब हवा चली और इसके बाल हटे तो सरूटो को इसकी बाई आंख नजर आई। ये आंख पीली थी जैसे सांप की आंख हो और इसमें एक स्टार भी बना हुआ था। सरूटो ने ऐसा डोजुत्सु पहले कभी नहीं देखा था। इसकी ये आंख चमकी तो अचानक सरूटो के आसपास कई और पोर्टल अपीयर हो गए। दुश्मन ने इन पोर्टल्स के जरिए बिजली की रफ्तार से सरूटो पर कई हमले किए, मगर सरूटो ने अपनी नई रफ्तार और ताकत का इस्तेमाल करके इस दुश्मन को भी हरा दिया। इसके बाद सरूटो ने फिर से न्योमी का पीछा जारी रखा और आखिरकार एक छोटे से मैदान
मैदान में पहुंचा जहाँ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इस पत्थर के सामने न्योमी बंधी हुई थी और इसके ऊपर एक यंग नकाबपोश बैठा हुआ था जो इसकी रस्सियों को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो न्योमी को एक पालतू जानवर की तरह कंट्रोल कर रहा हो। ये देखकर सरूटो का खून खौल उठता है। नकाबपोश ने मास्क हटाया तो इसके शोल्डर तक ऑरेंज रंग के बाल थे, लेकिन बाकी दुश्मनों की तरह इसके पास भी डाइजेस्टो था। इसकी आंखें चमकती हुई नीले रंग की थी और इसके अंदर सरूटो ने एक चांद की शक्ल देखी। सरूटो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है और यही इस दुश्मन की सबसे बड़ी चाल थी। जैसे ही इनकी नजरें आपस में मिली, सरूटो की हकीकत पल भर में ही उल्ट गई। ये गेंजुत्सु था। इसके आसपास की दुनिया अचानक ही ब्लैक एंड व्हाइट में होकर बिगड़ गई, जैसे हकीकत खुद ब खुद टूटकर बदल रही हो। सरूटो ने पहले सोचा कि वो अपनी शारीगन का इस्तेमाल करके बाहर निकल जाएगा, मगर इसकी ये सोच गलत थी। इसका डाइजुत्सु किसी तरह इसकी शारीगन को काउंटर कर रहा था। फिर सरूटो ने मांगेकु शारीगन आजमाने की कोशिश की, मगर वो भी नाकाम हो गई। जैसे जैसे इसकी हर कोशिश बेकार होती गई, वैसे इसके दिल में घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इसने नीचे देखा तो खौफ से इसकी सांसें रुक गईं। इसका हाथ एक डरावनी बिगड़ी हुई शक्ल में बदल चुका था, बिल्कुल इसके अपने चेहरे जैसे, मगर ये बिगड़ा हुआ था। अब वो सिर्फ फांसी नहीं गया था बल्कि डर से पत्थर का भी हो गया था। गेंजुत्सु से बाद न्योमी ने सरूटो के चेहरे को सफेद पड़े देखा। इसे अंदाजा था कि सरूटो के साथ कुछ खतरनाक हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अंदर सरूटो बेबसी से सिर्फ यही सोच रहा था कि इससे आखिर कैसे निकला जाए। इसे पता था कि डर से गेंजुत्सु तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो पैरालाइज हो चुका था, इसलिए इसे अपने आप को जख्मी करने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। खौफ की एक लहर इसके दिल में उभरने लगी। वो खुद को होपलेस महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे इसका ये डर इस पर काबू पाने वाला था, एक उम्मीद की झलक इसके दिमाग में चमकी। इसे याद है कि इसने अभी अपनी शारीगन वाली आंख को मांगेकु शारीगन में बदला था। इसका मतलब ये था कि इसकी आंख पर अभी भी इसका कुछ न कुछ कंट्रोल बाकी था। आखिरी कोशिश में इसने अपनी शारीगन और जोगिन दोनों को कम्प्लीटली बंद कर दिया और ये चीज काम भी कर गई। ये गेंजुत्सु खास तरह से डाइजुत्सु इस्तेमाल करने वालों को कैद करने के लिए बनाया गया था। अब इसे बगैर डाइजुत्सु के लड़ना था। सरूटो ने यह भी महसूस किया कि इसकी बाईं आंख ब्लाइंड हो चुकी है। इसे उम्मीद थी कि ये वक्त ही होगा, लेकिन इसके पास अब फिक्र करने का कोई भी वक्त नहीं था, क्योंकि दुश्मन इस पर अटैक कर रहा था। इसने बिजली की तलवार से इस पर वार किया, लेकिन सरूटो की ट्रेनिंग ने इसकी मदद की और वो आसानी से इस हमले से बच गया। सरूटो जानता था कि वो इस हालत में दुश्मन को नहीं हरा सकता, इसलिए इसने अपनी फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। फौरन टेलीपोर्ट करके इसने न्योमी को पकड़ा और इसे लेकर भाग गया। जब वो दोनों सेफली जगह पहुंचे तो सरूटो रुक गया और नीचे न्योमी के चेहरे को देखने लगा, जो अभी भी इसके हाथों में थी। न्योमी ने इसकी आंखों को गौर से देखा। इसकी एक आंख खाली थी, जैसे वो ब्लाइंड हो, वहीं दूसरी आंख नीली थी। ये पहली बार था कि इसने सरूटो की असल आंख का रंग देखा। इसने फिर आहिस्ता से कहा कि ये तो जोगिन से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये सरूटो की जिंदगी की सबसे ज्यादा हार्ड फाइट थी, लेकिन वो मुश्किल से इसमें कामयाब हो सका। वैसे भी अभी भी रात बाकी थी, तो वो और न्योमी ने फैसला किया कि सुबह होने पर वो गांव वापस जाएगा। सरूटो कई दिनों से सोया नहीं था और मुसलसल ट्रेनिंग और इस वॉर ने इसकी ताकत को खत्म कर दिया था। वो बस वापस जाकर आराम करना चाहता था, मगर इसके लिए बैड लक ये था कि गांव में इसका एक नया और इससे भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन इसका इंतजार कर रहा था। चैप्टर 13 द सेकंड इन्विजन। अब जब सरूटो घर आराम कर रहा होता है, तभी उतास्की ने अपना अटैक शुरू कर दिया। पिछले अटैक के बाद से वो इस दिन की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार वो लम्हा आ ही गया, मगर इस बार इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। इस बार इन्होंने सिर्फ एक उतास्की को भेजा, मगर इसके पास एक खतरनाक चाल थी। जैसे ही सूरज निकला वो वहाँ गांव पहुँच गया। फौरन ही हिडनली विलेज की निगरानी करने वाली टीम ने इसकी मौजूदगी सेंस कर ली और इन्होंने फौरन ही इस बारे में बरूटो और बाकी सभी को बता दिया। उतास्की गांव के ऊपर आसमान में उड़ रहा था और सरूटो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसे ना ढूंढ सका। इसने अंदाजा लगाया कि सरूटो कहीं छुपा हुआ होगा, इसलिए इसने गांव पर एक बड़ा सा अटैक करने का फैसला किया। इसका प्लान ये था कि अगर वो पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सरूटो के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जैसे इसने अपना अटैक तैयार किया, बरूटो अचानक वहाँ पर अपीयर हुआ और इसने इस पर अपना अटैक किया। उतास्की पर इसका कोई खास असर ना हुआ, क्योंकि ये सब कुछ इसके प्लान का हिस्सा था। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। मोमोकुशी ने बरूटो को खबरदार किया कि ये दुश्मन कोई जाना पहचाना उतास्की नहीं है। जो चीज इन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो इसकी आंख थी। वो रिनिगन की तरह ही थी, मगर इसका कलर ग्रीन था। इन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। जब वो इसकी आंख के राज को समझने की कोशिश कर रहे थे, तब तक उन्हें इस बात का रियलाइज ना रहा कि दुश्मन ने गाँव में एक अजीब सा डिवाइस फेंक दिया। ये डिवाइस खास करके बरूटो और सरूटो को अलग करने
करने के लिए बनाया गया था ताकि वो इन्हें आसानी से हरा सके। घर में आराम करते हुए ज़रूटो ने अपनी हकीकत में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की, एक ऐसा सच जिसे वो अपने डोजित्सु के बगैर समझ नहीं पा रहा था। मगर ब्रूटो फौरन समझ गया कि ओतासुकी दो डिफरेंट टाइमलाइन को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से देखते हुए ब्रूटो ने देखा कि गांव की शक्ल बदल रही है। उकागे के पत्थर के स्टैचू पर कम चेहरे थे और गांव छोटा दिखाई दे रहा था। ब्रूटो ने इस डिवाइस को देखा और इसे रोकने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे वो इसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुंचा, वैसे ही वो एक चमक के साथ गायब हो गया। दूसरी तरफ सरूटो अपने घर से बाहर निकला ताकि वो ये जान सके कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। गलियों में चलते हुए इसे एहसास तो था कि कुछ गलत हुआ है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ। इसने एक बिल्डिंग पर छलांग लगाई और गांव का मंजर देखा। सब कुछ बदल चुका था। ऊपर आसमान में इसने एक अजीब से आदमी को खड़े देखा। ये एक ओतासुकी था। इसे फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो हमला जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहा था अब शुरू हो चुका है। मगर वो लड़ने की हालत में नहीं था। इसके पास ना पावर थी ना एनर्जी थी। वो बेबसी से सिर्फ देख रहा था। दुश्मन ने इस पर अपना अटैक तैयार किया, लेकिन जैसे वो इस पर अपना अटैक फेंकने वाला था तभी किसी ने अचानक इस सरूटो को पकड़ा और इसे वहाँ से खींच लिया। ये एक सुनहरी स्पाइकी बालों वाला लड़का था। वो दोनों एक बड़े से सांप पर बैठकर दुश्मन से दूर भाग रहे थे। सरूटो ने गौर से इस लड़के को देखा। इसकी बिल्कुल इसकी जैसी ही आंखें थी। जी हाँ, ये इसके बाप बरूटो का यंग वर्जन था। इससे पहले कि वो बात कर पाते इन्हें एक और हमले का एहसास हुआ, मगर ये ओतासुकी नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मेंढक था जिसके हाथ में तलवार थी और इसके ऊपर एक सुनहरी स्पाइकी बालों वाला लड़का बैठा था। वो था यंग नरूटो। नरूटो ने इनसे गुस्से से पूछा कि वो आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये सांप और लड़का रोचिमारू के हमले का हिस्सा है। बरूटो और नरूटो आमने सामने खड़े हो गए। सरूटो इनकी शानदार मुलाकात को हैरत से देख रहा था। वो भी अपनी समनिंग क्रीचर इन्हें दिखाने से खुद को ना रोक सका और फौरन इसने भी अपना बड़ा सा ड्रैगन बुला लिया। फिर तीनों ने एक साथ बैठकर इस सिचुएशन पर बात की। दुश्मन कहीं पर छुपा हुआ था और इसका असली टारगेट सरूटो था। इन्हें एक ऐसा प्लान बनाना था जिससे वो दुश्मन को हरा कर अपने टाइमलाइन में वापस जा सके। आखिरकार इन्होंने फैसला किया कि वो सरूटो को एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और जंगल में जाल बिछाकर दुश्मन का इंतजार करेंगे। ज्यादा देर अभी ना गुजरी थी कि ओतासुकी वहाँ पर आ गया। अपनी ब्याकुगा आंखों का इस्तेमाल करते हुए इसने दरख्तों में छुपे सरूटो को देख लिया। इसने अपने स्पेशल मैनिपुलेशन जुजुत्सु का इस्तेमाल किया और सरूटो को अपनी तरफ खींचकर एक नुकीले कांटे से इस पर छेद कर दिया। मगर ये तो सिर्फ सरूटो का एक क्लोन था। अचानक जंग शुरू हो गई। बरूटो ने पीछे से दुश्मन पर अपना रासिंगन मारा, जबकि नरूटो ने सामने से इस पर हमला किया। मगर दुश्मन के जुजुत्सु ने इनके हमलों को वापस धकेल दिया और दोनों पीछे जा गिरे। सरूटो करीबी एक जगह पर छुपा ये सब देख रहा था। असल प्लान ये था कि वो छुपा रहेगा, मगर जब इसने अपने बाप और दादा को जमीन पर पड़े देखा तो वो बर्दाश्त ना कर सका। वो फौरन ही बाहर निकला और दुश्मन का सामना किया। इसने अपनी पूरी कोशिश की, मगर दुश्मन की तेज रफ्तार अटैक्स के आगे वो थक चुका था। जल्दी वो अपने बाप और दादा के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। दुश्मन इसके ऊपर खड़े होकर इसकी आंखों में देखने लगा, मगर कुछ ठीक नहीं था। ये वो आंखें नहीं थी जिनकी वो तलाश कर रहा था। ये तो बस एक आम इंसान की आंखें थी। असल में सरूटो की पिछली जंग में जब न्योमी को किडनैप करने वाले किडनैपर्स के साथ सरूटो लड़ रहा था, तभी सरूटो ने अपनी दोनों जुजुत्सु वाली आंखों को जानबूझकर बंद कर दिया ताकि वो गंजुत्सु से बाहर निकल सके। अब इसके पास सिर्फ आम आंखें थी, लेकिन ओतासुकी इतनी दूर खाली हाथ लौटने वाला नहीं था। इसने अपना हाथ सरूटो के सीने के अंदर घुसाकर इसमें अपना चक्रा भरना शुरू कर दिया और ये चीज काम भी कर गई। अचानक सरूटो की शारीगन और जोगिन वाली आंखें फूटकर वापस आ गईं और इसकी आंखों से खून बहने लगा। दुश्मन ने फौरन ही इसकी आंखें निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर इससे पहले इसका हाथ काट चुका था। सरूटो जो पहले कमजोर था अब अपनी जोगिन वाली आंख के साथ लड़ाई में दोबारा शामिल हो गया और अपनी एक कुनाई से इसने दुश्मन का हाथ काट दिया। उसी वक्त बरूटो ने अपने फ्लाइंग रासिंगर से इस पर हमला किया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। जब दुश्मन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी बरूटो और नरूटो ने अपना चक्रा मिलाकर एक इंतहाई ताकतवर रासिंग शुरिकन तैयार किया। नरूटो ने इसे पकड़कर दुश्मन पर हमला किया, मगर इसने इस पर अपना एक स्पाइक के साथ जवाबी वार किया और नरूटो पर छेद कर डाला। लेकिन ये भी एक क्लोन था। उसी लम्हे बरूटो ने अपना असली हमला किया। अगर ये कोई दूसरा होता तो ये उसके लिए आखिरी अटैक होता, मगर दुश्मन के रिपेल जुजुत्सु ने इसे भी रोक दिया। ओतासुकी हवा में खड़ा होकर चिंता के मारे हंस रहा था कि तभी अचानक इसके पेट से एक काला बड़ा सा हाथ बाहर निकल आया। ये सरूटो था, मगर वो अब कम्प्लीटली बदल चुका था। इसके चेहरे का दायां हिस्सा ब्लैक और व्हाइट लाइन से ढका हुआ था।
اس کا جوگن مکمل اویکن ہو گیا تھا تب ایک گوڈ وہاں پر اپیئر ہوا، وہ تھا شوبو تازکی۔ سروٹو کے ہاتھ میں دشمن کا دل تھا، اس نے جنگ جیت لی تھی۔ جب سروٹو نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے باپ بروٹو کو اپنے اوپر کھڑے دیکھا اور وہ اب واپس اپنی اصل ٹائم لائن میں آ چکا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ ایک سپنا تھا، مگر جلدی اسے بتایا گیا کہ یہ سب سچ تھا۔ فی الحال کے لیے وہ بھی سیف تھے، یا کم از کم اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا، مگر ابھی بھی کئی سوال باقی تھے۔ یعنی کون تھے وہ کلٹس جنہوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا؟ کیا وہ ایک دوسرے سے جڑے تھے؟ اور ان کا اوتاسکی سے کیا ریلیشن تھا؟ معلوم ہوا کہ ریلیشن بہت گہرا ہے، اور پھر شوبو تاسکی کی حقیقت بھی ابھی سامنے آنی باقی تھی، جس نے مدد تو کی تھی مگر اس کے اصل ارادے کیا تھے۔ لیکن فی الحال کے لیے سروٹو اور گاؤں نے اس ٹیمپریری پیس کو گلے لگایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جو سروٹو شوبوڈن کی شروعات کا اعلان کرتا تھا۔ چیپٹر 14 سروٹو شوبوڈن بگن۔ جنگ کے بعد کے دنوں میں کچھ اہم ڈیسیجن کیے گئے۔ نیومی کو گاؤں چھوڑ کر واپس اپنے گھر جانا پڑا۔ اس نے ایک نیا مشن شروع کیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ شوبو تاسکی کون ہے اور اس کا ایسا سب کرنے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ تاسکی لیڈر جس نے ان پر حملہ کیا تھا واقعی ہار چکا ہے یا نہیں، اور باقی تاسکی اب کیا پلان بنا رہے ہیں۔ نیومی سبھی کو گڈ بائی کہنے کے بعد اوزوما کی فیملی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ نیومی کا جانا سروٹو کی زندگی میں پہلا بڑا چینج تھا، لیکن یہ اکیلا چینج نہیں تھا، اس کا سینسے کاواکی اگلا جانے والا تھا۔ جنگ سے کچھ وقت پہلے کاواکی سروٹو کی آنٹ ہیماواری سے پیار کرنے لگا تھا، اور اب وہ ایک بچے کے پیرنٹس بننے والے تھے۔ سروٹو اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اور نیومی اور اپنے سینسے کی واپسی کی شدت سے انتظار کر رہا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے ایک سیریس میٹر چل رہا ہے۔ جب ناروٹو کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ہیماواری پریگننٹ ہے اور کاواکی اس کا باپ ہے، تو اس نے گاؤں کے بڑوں کے ساتھ ایک سیریس میٹنگ بلائی۔ ہیماواری کو اپنے پیرنٹس سے ملی انوکھی چاکرا، اور کاواکی کو تاسکی سے وراثت میں ملے کوگن دوجوتسو کے کمبائن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ یہ کتنا طاقتور بچہ ہو سکتا ہے۔ ویسے اس میں سروٹو کا اوچیا بلڈ شامل نہیں تھا، اس کے باوجود یہ خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے ناروٹو نے آرڈر دیا کہ نیومی کو چھپا دیا جائے۔ بچے کا جنم ایک خفیہ جگہ پر سخت نگرانی کے ساتھ ہوگا۔ اسی دوران بروٹو ایک ایس رینک مشن سے واپس لوٹتا ہے جہاں وہ اس کلٹ کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا جس نے سروٹو پر حملہ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ڈوجوتسو کے ساتھ ایک عجیب اوبسیشن رکھتے ہیں، اور اب ایک اور پوٹینشل ڈوجوتسو یوزر ہیماواری کے بچے کی شکل میں دنیا میں آنے والا تھا۔ تو ساردا اس پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کاواکی اور بروٹو دونوں کو جا کر اس کلٹ کی مزید انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، مگر کاواکی جانے سے منع کر دیتا کہ وہ اپنی پریگننٹ بیوی کو کیوں چھوڑ کر جائے، مگر صرف وہ اور بروٹو ہی ایسے جونین تھے جنہیں اوتاسکی سے لڑنے کا تجربہ تھا، اس لیے اسے بروٹو کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ دونوں بروٹو کی معلومات کے مطابق لینڈ آف مسٹ میں جاتے ہیں جہاں کلٹ کے چھپے ہونے کی لوکیشن تھی۔ وہاں پر انہیں ان کا ٹھکانہ تو مل جاتا ہے، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہاں پر انہیں کچھ پرانے نوٹس اور پلان ہاتھ آتے ہیں جن سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اوتاسکی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور ان کا اصل مقصد ہر ریئر ڈوجوتسو یوزر کو پکڑنا ہے۔ اسی دوران ہیماواری کے بچے کا جنم کا وقت بھی قریب آ پہنچتا ہے۔ پہاڑوں میں ایک خفیہ جگہ پر ہیماواری، ناروٹو اور ہیناٹا ایک گاؤں کی دائی کے ساتھ موجود تھے۔ یہ دائی اس لیے یہاں پر تھی تاکہ یہ ہیماواری کے بچے کو جنم دینے میں مدد کر سکے۔ ہیماواری ایک بچی کو جنم دیتی ہے، اس کا نام کواری رکھا جاتا ہے، مگر سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیوائن ڈوجوتسو کی مالک ہے۔ اس کی ایک آنکھ میں گولڈن اور بلیک کلر کا کوگن تھا جو اس کے باپ کی آنکھ جیسا تھا، اور دوسری آنکھ میں ٹینس تھا۔ جیسی بچی کی آنکھیں اپیئر ہوتی ہیں ویسی دائی اچانک ہی بچی کو اٹھا لیتی ہے۔ وہ دائی نہیں تھی بلکہ کلٹ کی ایک جاسوس تھی۔ اس کے پاس بھی وہی ڈوجوتسو تھا جو سروٹو نے پہلے ایک دشمن میں دیکھا تھا۔ ناروٹو فوراً ہی اپنے سیج موڈ کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جبکہ ہیناٹا اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرتی ہے۔ ناروٹو اپنی پوتی کی واپسی کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران بروٹو اور کاواکی کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنے اسپیشل ٹائم جوجوتسو کا استعمال کر کے فوراً ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بچی وہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ کاواکی آرڈر دیتا ہے کہ بروٹو ہیماواری کے ساتھ رہے جبکہ وہ خود اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ناروٹو خطرناک کانٹوں سے زخمی پڑا ہوتا ہے اور دشمن کے ہاتھ میں بچی ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے کاواکی کے پاس اچانک حملہ کرنے کا موقع تھا، وہ دشمن پر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے بالکل اسی وقت جب وہ ناروٹو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، بٹ دشمن ابھی بھی بچی کو تھامے ہوئے تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسے فی الحال صرف
صرف بچی کی آنکھوں کی ضرورت ہے، وہ اسے ہوا میں اچھال دیتی ہے تاکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے لڑ سکے اور بعد میں وہ بچی کی آنکھوں کا معاملہ نپٹا لے گی۔ وہ کاواکی پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے کہ تبھی بروٹو اچانک ہی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بچی کو ہوا میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ کواری اب سیف تھی، ناروٹو بھی اب سمجھ چکا ہوتا ہے۔ بروٹو بچی ناروٹو کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے اور خود کاواکی کے ساتھ مل کر دشمن کا سامنا کرتا ہے۔ بروٹو اپنا جوگن اور کاواکی اپنا کوگن ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ مل کر اس پر اٹیک کرتے ہیں، لیکن دشمن یہی نہیں رکتی ہے۔ اسی وقت اسے کلٹ لیڈر کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے کہ وہ فوراً واپس لوٹ جائے کیونکہ وہ دونوں کو اکیلے نہیں ہرا سکتی ہے۔ اپنے لیڈر کی اتنی بات سنتے ہی وہ آخری لمحے پر اپنی اسپیشل ٹائم ٹیکنیک استعمال کر کے غائب ہو جاتی ہے۔ کاواکی اور باقی سب واپس لوٹ کر ساردا کو ساری خبر دیتے ہیں۔ وہ مل کر کلٹ کی اگلی چال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کواری اور شاید سروٹو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر وہ کس طریقے سے ان پر حملہ کریں گے یہ اب تک ایک راز تھا۔ اسی دوران وہ کلٹ کا ممبر جس نے کواری کو پکڑنے کی کوشش کی تھی وہ اپنے لیڈر کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ وہ وہی آدمی تھا جو اس دن سروٹو پر اٹیک کرنے والوں میں شامل تھا، وہی جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ لیڈر اپنے ممبر کو تسلی دیتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب اگلے حصے کے پلان کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے سروٹو اپنے ایک بالکل نئے سینسے سے ملنے والا تھا۔ اور یہیں پر یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو گائز اگر آپ نے اس کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہوا تو آپ کے سامنے جو ویڈیو آ رہی ہے اس پر کلک کر دیں، میں آپ سے وہیں پر ہی ملوں گا۔ گڈ بائے۔